तारीख थी 16 फरवरी 2024, जब भारत के वेस्ट बंगाल में कत्ल की ऐसी वारदात सामने आई जिसने न सिर्फ लोगों को बल्कि पुलिस को भी हैरान कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार। अव्वल तो कातिल का ही पता नहीं चल रहा था। जब पता चला तो आम लोगों के साथ साथ पुलिस भी हैरान रह गई। जूं तफ्तीश आगे बढ़ती और नए हकाइक सामने आते तो वो इतने हौलनाक होते कि किसी को यकीन ही न आता। 2 औरतों के नाजायज ताल्लुकात की ऐसी कहानी जिसको किसी ने इग्नोर किया सिर्फ एक जान बचाने के लिए, लेकिन आखिर में यही गलीज रिश्ता वजह बनी इसकी जान लेने की। रिश्तों पर से भरोसा उठाती एक ऐसी घटना जिसको शायद ही आप सारी उम्र भुला पाए। तो क्या है पूरी कहानी, आइए वीडियो में बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्नेहांशु शर्मा केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट से। इसके अंतर्गत कौन नगर नामक शहर पड़ता है। यही है आदर्श नगर नामक एक लोकेलिटी। बात 2024 के फरवरी महीने की है। इसी लोकेलिटी के घर में एक छोटी सी फैमिली रहती थी, शर्मा फैमिली। इसमें थे पिता पंकज शर्मा, माँ शांता शर्मा और इनका इकलौता बेटा यानी अकलौती औलाद स्नेहांशु शर्मा। स्नेहांशु केवल 10 साल का था और 4th क्लास में पढ़ता था। इसके पिता पंकज कोलकाता की किसी फैक्ट्री में जॉब करते थे। वहीं शांता भी घर से कुछ दूर एक कॉस्मेटिक की दुकान पर हेल्पर थी। रोज सुबह पिता 9 बजे ड्यूटी पर चले जाते, फिर शाम को 6 से 7 बजे के आसपास लौटते थे। वहीं माँ भी सुबह में दुकान चली जाती और फिर शाम के 7 से 8 बजे के आसपास लौटती थी। बच्चा भी स्कूल जाता था, मगर दोपहर में स्कूल से घर आने के बाद स्नेहांशु घर पर अकेले ही रहता। ये कभी आस पड़ोस में खेलने के लिए चला जाता था तो कभी घर पर ही टीवी देखता था। तो इस तरह से ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी। इनके पड़ोस में हंसू की कजन भी रहती थी। इनका रूटीन था कि स्कूल और ट्यूशन वगैरह की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो स्नेहांशु को खेलने के लिए बुलाने जाती थी इसके घर पर। फिर ये लोग साथ में खेलते कूदते थे। सब कुछ नॉर्मल था जैसा कि आम घरों में होता है। अब तारीख आई 16 फरवरी 2024, फ्राइडे का दिन था। शाम के 4 बजे के आसपास स्नेहांशु की कजन स्नेहांशु के घर पर आती है ताकि इसको खेलने के लिए बुला सकें। ये भी छोटी थी, अपने भाई की उम्र के आसपास रही होगी। जब ये घर के अंदर आई तो एक कमरे में बहुत तेज वॉल्यूम पर टीवी ऑन था। कजन को लगा कि स्नेहांशु टीवी देख रहा होगा। अब ये इसके कमरे में गई। जैसे ही उन्होंने बिड़काया हुआ कमरे का दरवाजा खोला, इनकी चीखें निकल जाती हैं। फौरन ये बदहवास होकर घर से बाहर आई और चिल्ला चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। कजन ने इनसे कहा कि एक बार चलकर स्नेहांशु को देखिए। अब पड़ोसियों को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। कजन भी बहुत डरी हुई थी। इसके बाद कुछ आस पड़ोस के लोग घर के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि टीवी चल रहा है। जब वो कमरे में गए, जब इन लोगों ने कमरे के अंदर का मंजर देखा तो इनकी हालत भी खराब हो गई। सामने वो बच्चा स्नेहांशु रक्त में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। हर तरफ रक्त बिखरे हुए थे। फौरन लोगों ने पुलिस को कॉल किया। ये जगह उत्तरपाड़ा की पुलिस थाने के अंतर्गत आता है। सूचना मिलते ही पुलिस कुछ ही देर में वहां पर पहुंच गई। ये लोग भी कमरे का मंजर देखकर सहम गए। पड़ोसियों ने स्नेहांशु के माता पिता को भी कॉल करके इनको घर पर बुला लिया। इधर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये पड़ोसी कॉल पे कॉल क्यों कर रहे हैं, घर क्यों बुला रहे हैं। परेशान हालत में सबसे पहले माँ शांता आई। कुछ देर के बाद पिता पंकज भी आ गए। उन्हें पता चला कि इनके बेटे का कत्ल हो चुका है। कमरे की हालत को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। इस बच्चे के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, कट के निशान थे, सर से भी खून बह रहा था। जमीन पर गणेश जी की छोटी सी मूर्ति पड़ी हुई थी। लगा कि इससे सर पर मारा गया होगा। वहीं टेबल भी रखा हुआ था। टेबल के कोने पर भी रक्त के निशान थे, यानी उसने स्नेहांशु को टेबल पर भी मारा होगा। इसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। वहीं स्पॉट पर सब्जी काटने वाला चाकू भी पड़ा हुआ था। लगा कि इससे ये नसें काटी गई हैं। ये चाकू जो फोरेंसिक टीम ने अपने हाथ में उठाया तो देखा कि ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, यानी कातिल ने इस बच्चे पे इस तरह पूरी जान लगाकर वार किया
कि चाकू ही विंड हो गया था। मतलब बहुत बुरे तरीके से उसने स्नेहांशु का कत्ल किया था। माँ अपने बच्चे को पकड़कर रो रही थी, बलक रही थी। पिता के भी आंखों में आंसू थे। ये इनकी इकलौती औलाद थी, अकलौता बेटा था। इलाके के लोग भी इस घटना को सुनकर सन रह गए। अब पुलिस ने केस दर्ज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। चंदेर नगर कमिश्नरेट ने एक टीम बनाई जो कि इस केस की जांच करने वाली थी। सबसे पहले तो बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद पुलिस ने माँ बाप से पूछताछ की, मगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ पता नहीं था। ऊपर से ये बात करने की हालत में भी नहीं लग रहे थे। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पिता भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कजन ने सबसे पहले स्नेहांशु की शो को 4 बजे के आसपास देखा था, यानी कत्ल 4 बजे से पहले हुआ होगा। इस वक्त दोनों ही माता पिता अपने घर पर नहीं थे, अपने अपने काम पर गए हुए थे। अब पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। शायद इन लोगों ने किसी को आते जाते देखा हो। लोगों के अंदर गुस्सा फूट रहा था कि कैसे कोई घर में घुसकर कत्ल करके चला जाएगा। ये लोग जल्द से जल्द कातिल को पकड़ने की मांग कर रहे थे। नारेबाजी शुरू हो गई। यहाँ पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड वगैरह भी आते हैं। जिस तरह से एक 10 साल के बच्चे को ऐसे मारा गया, जरूर कातिल की इससे बहुत गहरी दुश्मनी रही होगी या फिर परिवार की कोई दुश्मनी हो। यही सब सोचकर पुलिस ने मामला थोड़ा ठंडा होने के बाद माता पिता से पूछताछ शुरू कर दी। इन लोगों ने बताया कि जहां तक इनको याद है, इनका हाल के दिनों में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना ही कोई और ऐसी चीज हुई जिससे इनके परिवार को खतरा पहुंचे। इधर पड़ोसियों ने भी किसी को आते जाते नहीं देखा था। पुलिस से बातचीत करते करते पिता को याद आया कि कुछ दिन पहले स्नेहांशु का इसके स्कूल में किसी बच्चे के साथ लड़ाई हुई थी। उन्होंने इस बच्चे के माता पिता से कंप्लेन भी की। पुलिस को ये सुनते ही लगा कि जरूर इसमें इस बच्चे और इसके परिवार का हाथ होगा। अब एक टीम इसके घर पर भेजी गई। वहां पे पूछताछ शुरू हुई। पता चला कि झगड़ा तो हुआ था, मगर ऐसा भी नहीं कि 10 साल के मासूम बच्चे का कत्ल कर दें। जैसे आमतौर पर बच्चों में झगड़े होते हैं वैसा ही था बिल्कुल। पुलिस ने हर तरह से इस लड़ाई करने वाले सीनियर बच्चे और इसके माता पिता को इंट्रोगेट किया, मगर ऐसा नहीं लगा कि ये लोग कत्ल के पीछे होंगे। घटना के दौरान इस परिवार में से कोई भी स्नेहांशु के घर के आसपास नहीं देखा गया था। ये वाला सुराग भी फेल हो गया। अब पुलिस एक बार फिर से क्राइम सीन को एग्जामिन करती है। पूरे घर की छानबीन होती है। यहाँ पुलिस ने ध्यान दिया कि जो भी चीजें कत्ल में इस्तेमाल हो सकती थी, केवल वही चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी, जमीन पर पड़ी हुई थी। बाकी जो घर के सामान थे वो अपनी अपनी जगह पर थे। पुलिस ने घर में एंट्री करने वाले सभी दरवाजों, खिड़कियों वगैरह को चेक किया। सब कुछ सही सलामत है। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि किसी ने जबरदस्ती घर के अंदर आने की कोशिश की होगी। स्नेहांशु की मां शांता के घर में रखे हुए पैसे वगैरह भी चेक किए जाते हैं। गहने चेक किए गए। ये सब कुछ घर में अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। अगर कातिल लूट पाट करने के इरादे से आया होता तो इसको गहने और पैसे आसानी से मिल जाते। यहाँ पर वो उन्हें लेकर जा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। इससे पुलिस ने सोचा कि इसका बस एक ही मोटिव रहा होगा कि स्नेहांशु को खत्म करना। मगर घर में फोर्सफुल एंट्री के सबूत ना मिलने की वजह से लगा कि कातिल इस घर के बारे में अच्छे से जानता होगा। कब स्नेहांशु के माता पिता घर पर रहते हैं, कब घर से बाहर रहते हैं, कब बच्चा घर पर अकेले होता है। वैसे ये बच्चा दरवाजा अंदर से बंद करके रहता था। इसको इतनी समझ तो थी कि अगर कोई बाहरी इंसान यहाँ पर आए तो दरवाजा नहीं खोलना है, मगर उसने इस बार दरवाजा खोला था। इसका मतलब कि कातिल बच्चे का जानने वाला होगा। वहीं पुलिस ने ध्यान दिया कि घर पर एक पालतू कुत्ता भी है। कुत्ते का नाम था शेडो। शेडो को ये लोग हमेशा बांध कर रखते थे। इसकी एक खासियत थी, अब आप खासियत कहें या बुरी आदत, जब ये किसी अनजान आदमी को देखता तो इस पर भौंकने लगता, काटने के लिए दौड़ पड़ता। अनजान लोगों के सामने ये थोड़ा सा एग्रेसिव रहता था। वहीं जब इसका कोई जानने वाला होता
तो ये इसके सामने प्यार से पेश आता। अब चौंके घर के सामने रोड था जहाँ से काफी लोग गुजरते थे, इसलिए शेडो को बांध कर रखा जाता था ताकि किसी को काट ना ले। इस कुत्ते के सामने आते ही पुलिस ने एक बार फिर से आस पड़ोस के लोगों से बात की। कत्ल वाले दिन स्नेहांशु अपने टाइम से स्कूल गया था और टाइम से 2 बजे के आसपास घर आया। 4 बजे तो कजन इसके घर पर गई खेलने बुलाने के लिए। इसी 2 से 4 बजे के बीच बच्चे के साथ वो अनहोनी हो गई। पुलिस ने इसी के अनुसार पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की कि क्या आप लोगों ने इस कुत्ते शेडो के भौंकने की आवाज सुनी थी। आमतौर पर जब ये कुत्ता भौंकता तो पड़ोसी आराम से सुन लेते थे, क्योंकि इनके घर बहुत करीब करीब में थे, सटे हुए थे। तो जब भी कुत्ता भौंकता तो पड़ोसी पूछ लेते थे आवाज देकर कि शेडो क्यों भौंक रहा है। इनको पता था कि बच्चा घर पर अकेले रहता है, इसलिए कभी कभार ये भौंकने की आवाज सुनने के बाद जाकर देख लेते थे। मगर कत्ल वाले दिन ये कुत्ता नहीं भौंका था। ये बहुत अजीब चीज थी। यहीं से पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सुराग आता है कि घर के अंदर जो भी आया होगा कुत्ता जानता होगा, इसलिए कुत्ता नहीं भौंका। और पड़ोसियों ने भी घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी, बस केवल हाई वॉल्यूम में टीवी चलने की आवाज आ रही थी। ऐसे हुआ होगा कि बच्चा स्कूल से आने के बाद टीवी देख रहा होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। इस स्नेहांशु के माता पिता, आस पड़ोस के लोग, घर वालों से जिनका करीबी रिश्ता था, जो घर पर आते जाते थे। पुलिस ने एक एक करके सबका फोन नंबर नोट किया। अब इन सभी की मोबाइल टावर लोकेशन निकाली जाती है। कत्ल की टाइमिंग के अनुसार इनकी लोकेशन चेक की गई, पर इनमें से किसी इंसान की लोकेशन भी स्नेहांशु के घर के आसपास नहीं दिखी। अभी तक घटना को 2 से 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस पूरी तरह से अंधेरे में थी। कोई लीड या सुराग नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। लोगों में गुस्सा फूट रहा था। बड़े ऑफिसर्स का भी प्रेशर था कि केस जल्दी सॉल्व करो। पुलिस हर तरफ से फंसी हुई थी। इसी में ही अचानक पुलिस को एक आदमी ने कॉल किया। इनका नाम था अच्छेलाल यादव। ये कन्हईपुर पंचायत के एक्स प्रधान थे। कन्हईपुर कौन नगर से बस 1-1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छेलाल का घर शर्मा फैमिली के घर के करीब में था और ये इस फैमिली को बहुत अच्छे से जानते भी थे। पड़ोसी के तौर पर ठीक रिलेशन भी था। तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया और बताया कि इनका घर एक ऐसे रोड पर है जहां से मेन रोड पड़ता है, यानी जो कोई भी इस कॉलोनी में आता जाता है वो इसी रास्ते का यूज करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने स्नेहांशु के घर पर आकर कत्ल किया होगा तो ये जरूर इसी रास्ते से आया होगा और गया भी होगा। खुशकिस्मती से अच्छेलाल यादव ने अपने घर के बाहर इसी रास्ते पर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था। पुलिस को जब ये कॉल आई और ऐसी बातें हुई तो उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आती है। पुलिस ने वो फुटेजेस मंगवाई। टाइमिंग के अनुसार उन्हें देखना शुरू किया गया। इसके कई घंटों के आगे पीछे की फुटेजेस भी देखे जाते हैं। इसी वक्त अच्छेलाल यादव जो कि पूर्व प्रधान थे, ये भी पुलिस के साथ बैठकर फुटेजेस देख रहे थे। जो भी कैमरे में दिखता ये इसकी पहचान करते, इसके बारे में बताते। कोई अनजान होता तो पुलिस इसको नोट करती, फोटोज लेती, जिसे आगे ढूंढ कर पूछताछ करती। कैमरे में नॉर्मली लोग आ जा रहे थे, लेकिन तभी इसमें एक महिला भी गुजरती हुई नजर आती है। पुलिस का ध्यान इन पर इसलिए गया क्योंकि इस महिला ने मास्क लगाया हुआ था और जब ये कैमरे के पास से गुजरी तो ये अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। कोविड के टाइम लोग मास्क लगाकर घूमते थे, इनमें कोई अजीब या बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन आज 2024 में कोविड के बहुत कम केसेस हैं और लोग भी बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। उसने अपने हाथ में छोटा सा बैग जैसा भी कुछ लिया हुआ था। पुलिस को अपनी तफ्तीश में इतनी तो समझ आ चुकी थी कि जो कोई भी कातिल है वो जरूर घर से जुड़ा हुआ है, घर के कोई अंदर का है। इसलिए अब जो सस्पेक्ट मिली इसकी पहचान करने के लिए स्नेहांशु के माता पिता यानी पंकज शर्मा और शांता शर्मा को बुलाया गया। शांता को महिला की फुटेज दिखाकर पूछते हैं। चूंकि इसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था तो शांता इसे ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। उसने मना कर दिया पहचानने से। फिर पंकज को बुलाकर फुटेज दिखाया गया।
ये इस महिला को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और सोचते हैं। फिर ये इसके चलने के स्टाइल और कपड़ों वगैरह से पहचान गए। उसने नाम बताया इफ़त परवीन। ये महिला पंकज की वाइफ यानी शांता की दोस्त है। यहाँ से पुलिस को पंकज पर शक होता है कि कहीं इफ़त से इसका कुछ चल तो नहीं रहा, इसलिए इफ़त ने इस बच्चे को रास्ते से हटा दिया हो। पुलिस अब पंकज की, इसकी वाइफ शांता की और इफ़त की CDR डेटा निकलवाती है। इसमें हैरान करने वाली चीज समझ में आई। ये मिला कि पंकज ने ना के बराबर इफ़त से बात की थी। पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड में भी ऐसा ही कुछ मिला। वही जब शांता की CDR रिपोर्ट आई तो इसमें हैरान करने वाली चीजें मिलती हैं। शांता की इफ़त के साथ घंटों घंटों की कॉल रिकॉर्ड मिली। इनमें काफी देर तक बातें होती थी, रात रात भर ये बात करती। अब पुलिस इफ़त और शांता का WhatsApp चैट निकलवाती है। इन दोनों महिलाओं की चैटिंग ऐसी थी जैसे कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बात करते हों। इसके साथ साथ इन दोनों की कुछ गैर मुहज़्ज़ब फोटोज भी मिली जिन्हें उन्होंने WhatsApp पर शेयर किए थे। वैसे इफ़त का घर शांता के घर से करीबन 25 किलोमीटर दूर वार्डगंज नामक इलाके में था। एक और चीज पुलिस को मिली कि इफ़त परवीन ने अपना फोन कत्ल वाले दिन 2 बजे के आसपास स्विच ऑफ कर दिया था, फिर रात के 8 बजे वापस ऑन किया। ये इस कैमरे में कौन नगर की कॉलोनी में आते जाते दिखती है, यानी अपने घर से इतनी दूर आई तो फिर अपना फोन स्विच ऑफ क्यों किया। इसका फोन स्विच ऑफ होने से पहले और ऑन होने के बाद वाटगंज में ही था, यानी उसने अपना फोन अपने घर पर ही छोड़ा हुआ था। आमतौर पर जब भी कोई बाहर जाता है तो साथ में फोन लेकर जाता है ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो कांटेक्ट कर सके सेफ्टी के लिए। यही कारण था कि पुलिस को शुरुआत में इसकी लोकेशन कौन नगर में नहीं मिली। जब उन्होंने शर्मा परिवार के जानने वालों की लोकेशन निकाली, इसके बाद 20 फरवरी के दिन पुलिस की एक टीम वार्डगंज जाती है। वहां से इफ़त परवीन को उठाया जाता है। इसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की जाती है। ये पुलिस से डर गई और स्वीकार कर लिया कि उसने इस 10 साल बच्चे स्नेहांशु का कत्ल किया था और ये कत्ल करने वाली अकेले नहीं थी बल्कि इसकी मां शांता शर्मा ने मिलकर बेटे का कत्ल किया था। इसके बाद पुलिस ने इसी दिन कोनगर से शांता को भी उठा लिया। पहले तो ये मना करती है, फिर जब इसका सामना इफ़त से हुआ तो उसने भी स्वीकार कर लिया। कहानी कुछ ऐसी थी कि इफ़त परवीन और शांता शर्मा दोनों एक दूसरे के प्यार में थी, प्यार करती थी। ये समलैंगिक संबंध में थी और ये चीज इनका शादी से पहले से था। कुछ रिपोर्ट के अनुसार 2008 में ये एक दूसरे से मिली थी। 2012 में शांता की शादी पंकज से होती है। फिर 2014 में इनका बेटा भी हुआ। वहीं 2018 में इफ़त परवीन की भी शादी हो गई वाटगंज में, लेकिन ये अपने पति से अलग रहती थी इसी वाटगंज में। इन सारी चीजों के बावजूद शांता और इफ़त का रिश्ता बना रहता है। दोनों घंटों घंटों फोन पर बातें करती, वीडियो कॉल्स करती, एक दूसरे को फोटोज भेजती, एक दूसरे के घर पर भी जाती। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। किसी बाहरी को शक नहीं था कि इनमें कुछ ऐसे समलैंगिक संबंध है। वो सोचते कि ये सहेलियां हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, इसलिए एक दूसरे के इतने करीब हैं। कभी कभी शांता दोपहर में दुकान से घर पर भी आती थी लंच वगैरह करने के लिए। कत्ल वाले दिन से कुछ दिन पहले दोपहर में शांता और इफ़त दोनों शांता के घर पर मिलती हैं। ये एक दूसरे के प्यार में शायद भूल गए कि 2 बजे शांता का बेटा स्नेहांशु घर पर आएगा और ये दरवाजा बंद करना भी भूल जाती हैं। अब 2 बजे के आसपास बच्चा घर पर आता है। अपनी मां को ढूंढते हुए बेडरूम में गया। शांता और इफ़त अनैतिक अवस्था में थी, कॉम्प्रोमाइजिंग हालत में थी। इस 10 साल के बच्चे ने उन्हें इस हालत में देख लिया जिसमें उसे नहीं देखना चाहिए था। बच्चे को देखकर वो दोनों भी घबरा जाती हैं। अब इसके बाद से घर की परिस्थिति कुछ अजीब हो गई। शांता शर्म के मारे अपने बेटे से नजर नहीं मिला पा रही थी।
बेटा भी अपनी माँ से थोड़ी दूरी बना के रखता, ठीक से बात नहीं करता, गुमसुम सा रहने लगा। इससे शांता और रिफत को लगा कि कहीं ये किसी को कुछ बता ना दे, इससे पहले कि स्नेहांशु अपने पिता से ये किसी और को कुछ बताए। इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। वैसे स्नेहांशु इफ़त को मौसी कहता था क्योंकि ये उसे अपनी माँ की बहन समझता। अब इसकी माँ शांता और मुंह बोली मौसी इफ़त इसके कत्ल का प्लान बनाती हैं, साजिश रचती हैं। 16 फरवरी के दिन दोपहर में इफ़त घर पर आती है। शांता भी लंच के बहाने घर पर आई। 2 बजे छुट्टी होने के बाद स्नेहांशु भी घर पर आता है। जैसे ही ये घर पर आया, माँ ने टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया ताकि घर के बाहर बच्चे की आवाज़ न जाए। फिर दोनों महिलाएं बच्चे को दीवार पर जोर से मारती हैं, फिर इसके सर को टेबल के कोने से मारती हैं। जैसा कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कमरे में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। इफ़त ने वही मूर्ति उठाई, उसने स्नेहांशु के सर पर जोर से मारी, बच्चा जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद माँ शांता किचन में गई और वहां से चाकू लेकर आई, फिर बेटे पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिए। इसके दोनों हाथों की नसें काटती हैं ताकि रक्त नीचे से प्रवाहित हो और इसकी मृत्यु हो जाए। सारी चीजें करने के बाद ये दोनों वहीं पर बैठकर इंतजार करने लगी, वेट करने लगी कि कब बच्चे की मृत्यु हो। कुछ घंटे ये लोग यहाँ पर रहते हैं, खुद को साफ सुथरा करते हैं। इसके बाद शांता अपनी दुकान पर वापस चली गई जहां पर ये हेल्पर थी। वहीं इफ़त भी अपने घर के लिए निकल गई। सीसीटीवी में इफ़त दिखी थी लेकिन शांता नहीं दिखी थी। इसकी वजह ये थी कि शांता छोटी मोटी गलियों से होते हुए अपनी दुकान पर चली गई थी। वहां पर कोई कैमरा वगैरह भी नहीं लगा था। वहीं चूंकि इफ़त को दूर जाना था तो इससे बस लेना पड़ता, इसलिए इससे मेन रोड पर जाना पड़ता और जिधर कैमरा लगा हुआ था वही इकलौता रास्ता था मेन रोड तक जाने का। इसलिए इफ़त कैमरे में कैद हो गई। पुलिस खुद भी नहीं समझ पाई कि जो माँ अपने बेटे के लिए ऐसे रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी, वही अंत में कातिल निकलेगी। और तो और कत्ल की वजह भी ऐसी जो सोच के परे है। स्नेहांशु के पिता पंकज शर्मा से जब पुलिस ने आगे बातचीत की तो मिला कि कहीं न कहीं इनको भी शक था कि इनकी बीवी का इसकी दोस्त से कुछ न कुछ संबंध चल रहा है, मगर इस समाज के डर से कुछ खास करते नहीं है क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए थे, पति पत्नी के रास्ते ठीक ठाक थे, जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। पर पंकज ने यहाँ तक नहीं सोचा था कि इसी रिश्ते की वजह से इसे अपने बच्चे को गंवाना पड़ेगा। इसका कहना है कि इसके बच्चे के कातलों को फांसी होनी चाहिए। पुलिस को शांता और इफ़त के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं। सरकमस्टेंशियल एविडेंस भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे टेक्निकल एविडेंस भी हैं। ये लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, उन्होंने गुनाह भी स्वीकार कर लिया है। श्री रामपुर सब डिविजनल कोर्ट उन्हें 9 दिनों की जुडिशनल कस्टडी देती है। जब ये कोर्ट गई तो इनकी तरफ से कोई भी लॉयर नहीं आया था। फिलहाल ये केस अदालत में चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप इस केस के बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आपको फौरी और बरवक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ।